आज हम लोग झारखंड जीके के सीरीज में झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में बात करेंगे। धरातलीय स्वरूप यानी झारखंड के जो क्षेत्र है यानी ऊपरी सतह में किस प्रकार के उनकी बनावटें हैं, आज उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या बोला है कि जो झारखंड की जो भी पठार हैं उसको प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत रखा जाता है। और इसका जो भाग है वो किस भाग से मानी किस प्रकार से फैला हुआ है, तो उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी भाग मीन्स क्या, हम लोग पढ़े हैं, ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। झारखंड का मैप है ये। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ मीन्स इस तरह से फैला हुआ है, ऐसे उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। यानी कैसे, अगर इंडिया का मैप इस तरह से अगर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, तो इसका जो है प्रायद्वीपीय पठार है किस तरह से फैला हुआ है, उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। इस प्रकार से फैला हुआ है, इससे उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। ठीक है, इसी में से झारखंड भी क्षेत्र पाया जाता है, झारखंड क्षेत्र पाया जाता है, जिस कारण से इसको प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग में यानी कि इसका फैले होने के कारण इसको उत्तर पूर्वी भाग का पठार कहा जाता है। झारखंड में भी इसका भाग है। ठीक है, अब इसको कितने भाग में बांटा गया, इसको 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, पाट क्षेत्र, रांची की पठार, हजारीबाग की पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। पहले इसका विशेषता क्या है, पहले देखिए धरातलीय स्वरूप, झारखंड में जो भी धरातलीय स्वरूप है उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले क्या है, ये लावा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लावा। समझते लावा क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उसमें जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलने के बाद वो ठंडा पड़ जाता है, उसको हम लोग लावा के नाम से जानते हैं। तो झारखंड के जो भी प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है वो लावा से बना हुआ है, सीधा सीधी याद रखिए। ठीक है, आगे, और इसका जो पठारी भाग है वो कैसा है, सीढ़ी नुमा है। सीढ़ी नुमा आप लोग तो देखे होंगे, झारखंड के जो खेत खलिहान है, अगर एक खेत ऊपर में, दूसरी खेत उसके नीचे है, तीसरी खेत उससे नीचे है, तो सीढ़ी नुमा है। यानी कि जो धरातलीय स्वरूप है इनका कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसका बनावट या खेतों की बनावट सीढ़ी नुमा है। क्लियर है। अब इसमें भी देखिए, ये ढलान वाले क्षेत्र हैं। ढलान वाले क्षेत्र मीन्स क्या, यानी ऊपर पठारी भाग है, नीचे इस तरह से सीढ़ी नुमा जब बना हुआ है तो ढलान वाली क्षेत्र है। कहने का मतलब है, जब अगर पानी पड़ेगी तो वर्षा होगी तो यहाँ पे जमा तो नहीं रहेगा, ये तो ढलान से निकल जाएगा। और नीचे देखिए, ढलान होने के कारण, ठीक है, अंतः स्पंदन दर कम होती है। यानी कि धरती के अंदर जल जाने की जो दर है बहुत कम है। यानी धरती के अंदर जल बहुत कम मात्रा में, वर्षा वाली जल अंदर जाती है, जिस कारण यहाँ का जो लेयर है, नीचे की पानी की लेयर है, वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। ठीक है ना, इसकी ये विशेषता है। ठीक है, और यहाँ की जो ढलाने जो ज़्यादा होने के कारण पानी भी नीचे ढल करके नदी और नाले से होते हुए आगे बढ़ जाती है, जिस कारण से यहाँ पे सिंचाई करना और वर्षा के जल पर निर्भर रहने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ के किसानों को रहती है, ताकि वर्षा होगी तभी हम किसानी करेंगे, क्योंकि नीचे का जल स्तर काफ़ी नीचे है। कुआं खोद के भी पानी निकाल के भी हम लोग सिंचाई करके सब्जी या तो फिर फसल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो रीज़न क्या है कि ढलानी क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, अंतः स्पंदन दर कम होने के कारण भूमिगत जल की मात्रा कम है। ठीक है ना, ये इसकी क्या है, इसकी धरातलीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि बताइए झारखंड के धरातलीय स्वरूप की क्या विशेषताएं हैं, तो लिखा हुआ था सीढ़ी नुमा होने के कारण, ठीक है,
4 ऑप्शन था, सीढ़ीनुमा होने के कारण पहला। दूसरा में दिया हुआ था कि अंतः स्पंदन दर कम होने के कारण यहाँ की जो भूमिगत जल की मात्रा है वह कम है, ठीक है। और इसमें से लिख दिया था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें पूछा गया था कि बताइए इसकी विशेषता इनमें से क्या नहीं है। तो इसमें से तीनों विशेषता है, ठीक है ना, इनमें से तीनों इसकी विशेषता है। तो वहाँ पे लिखा गया था, तो ऑप्शन में था 1 2 1 2 3 1 2 3 4 या इनमें से सभी। तो इसमें क्या हो जाता 1 2 3 आंसर हो जाता, ठीक है। आगे आइए, अब बोला क्या इसका जो भाग है झारखंड का धरातलीय जो स्वरूप है और उसका भाग है उसको सबसे इंपॉर्टेंट किसको रखा गया, छोटा नागपुर के पठार को रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट किसको रखा गया, छोटा नागपुर के पठार को। और छोटा नागपुर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है 7060 मीटर, सॉरी 760 मीटर। देखिए 760 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है। आगे देखिए, आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसको जो 4 भाग में बांटा गया है वह किस प्रकार से है। पहले देखिए पाठ क्षेत्र पहले है कहाँ पे उसको देखिए। पाठ क्षेत्र इस जगह पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठ क्षेत्र ये त्रिभुजाकार है देखिए। और ये किससे टच कर रही है, देखिए उत्तरी बेसिन कोयल यानी उत्तरी कोयल बेसिन नदी वाला जो पार्ट है उससे टच कर रही है, इसको आधार माना गया है। और इधर सिमडेगा यानी बोल सकते हैं गुमला के क्षेत्र वाले, गुमला वाले क्षेत्र से ये टच कर रही है जिसको शीर्ष माना गया है, ठीक है। और ये भी बोला कि इसकी विशेषता क्या है, पाट क्षेत्र की विशेषता है कि सबसे ऊंची वाला भाग है ये झारखंड का सबसे ऊंचा वाला भाग पाट क्षेत्र है। और यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती है वो पश्चिम की ओर कभी नहीं बहती है, या तो पूरब की ओर बहेगी, या तो दक्षिण की ओर बहेगी, या तो फिर उत्तर की ओर बहेगी। क्लियर है ना, क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जगह है। ऊंचा जगह आप लोग तो पता ही है, अगर ऊंची जगह है तो उधर पानी का बहाव कम रहेगा, ढलाई जिस जगह पे ढलान ज्यादा रहेगा पानी का बहाव उधर ही होगा, ठीक है। तो ये ऊंचा क्षेत्र होने के कारण इधर नदियां नहीं बहती है, बहती या तो पूरब की ओर, या तो दक्षिण की ओर, या तो उत्तर की ओर। क्लियर है, आगे देखिए। अब उसी में बोला कि पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची भाग को यानी सबसे ऊंचा भाग को हम लोग टाण के नाम से जानते हैं, और सबसे निचला भाग को हम लोग दोन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची भाग को हम लोग क्या नाम से, टाण के नाम से, ठीक है। और सबसे निचले भाग को दोन के नाम से। और एक बात और, ये पाट क्षेत्र जो है ना, जो दिख रहा है ना पाट क्षेत्र, ये मैदानी भाग है। कैसी भाग है, मैदानी भाग है। मैदानी भाग मीन्स क्या, समतल जमीन है, वहां पे ऊंचा तो है मगर ऊपर में क्या है, समतल है, ठीक है। आगे आइए, अब क्या बोल रहा है, क्या तस्त्री नुमा बारवे का मैदान। देखिए तस्त्री नुमा बारवे का मैदान एक मैदान का नाम है, तस्त्री नुमा बारवे का मैदान इसका नाम है। वह कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये पाट क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, पाट क्षेत्र में पाया जाता है। और पाट क्षेत्र की औसत जो ऊंचाई है वह लगभग कितनी है, लगभग 900 मीटर है। सबसे ऊंचा क्षेत्र है ये भाई, ठीक है। आगे अब इसमें देखिए हम लोग, अब पाट क्षेत्र में एक दो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां पाई जाती है, उसका नाम क्या है, सानू और सरयू पहाड़ी। याद रखिएगा, पाट क्षेत्र का हिस्से के रूप में दो पहाड़ियों पाई जाती है, कौन कौन सा, सानू और सरयू पहाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन में ये तो बना नहीं है मगर बनने की चांसेस है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जा चुका है। अब टाइम है थोड़ा सा डीप देने की, तो पूछ देगा सानू या, ठीक है, सरयू पहाड़ियाँ इनमें से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको याद रहेगा पाट क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था पिछला एग्जाम में, जेपीएससी में पूछा था, ये बोला था कि इनमें से कौन सा क्षेत्र सबसे ऊंचा है, 4 ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। तो हमेशा देखिए पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, नेतरहाट का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऊंचाई वाला कौन है, गणेशपुर का पाट क्षेत्र। तीसरा कौन है, जमीरा का पाट क्षेत्र। देखिए कैसे, जमीरा का पाट क्षेत्र 1140 मीटर है, जबकि गणेशपुर का पाट क्षेत्र 1170 मीटर है, नेतरहाट का पाट क्षेत्र 1180 मीटर। यानी कि झारखंड का सबसे ऊंची पाट क्षेत्र कौन सा है, नेतरहाट का पाट क्षेत्र।
ठीक है, ये सीक्वेंस में हम लिख दिए हैं। आगे आइए, अगला हम लोग देखते हैं रांची के पठार के बारे में बात करते हैं। तो रांची का पठार पहले है क्या, देखिए रांची का पठार यहाँ पे है, देखिए ये पाट क्षेत्र के भी टच कर रहा है, ठीक है, सिमडेगा पठार को भी टच कर रहा है, पोरहाट को भी टच कर रहा है, और पंच परगनिया का मैदान को भी टच कर रहा है, और दामोदर नदी बेसिन को भी टच कर रहा है। देखिए ऐसे दिख रहा है ना, ये कैसा है, ये चकोर है। चकोर मीन्स क्या, ये चतुर्भुजाकार है, जबकि पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार था, हम बताए थे इसे त्रिभुजाकार है। देखिए क्लियर है। और रांची का क्षेत्र, रांची का पठार क्षेत्र कैसा है, चतुर्भुजाकार है, और इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, रांची के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर। आगे देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे आ गया सबसे बड़ा पठारी भाग। सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है, रांची का पठार, जबकि सबसे ऊंची पठारी क्षेत्र कौन सा है, पाट क्षेत्र। सबसे ऊंची पाट क्षेत्र और सबसे बड़ा रांची का पठार क्षेत्र। क्लियर है। आगे देखिए, इसके ऊंचे भूमि को क्या कहा जाता है, टांड, और इसके नीचे भूमि को क्या कहा जाता है, दोन, यानी दोनों सेम है। देखिए पाट क्षेत्र वाला भी और रांची वाला पठारी क्षेत्र वाला भी, ऊंची भाग को टांड, नीची भाग को दोन कहा जाता है। क्लियर है ना, इन दोनों का सेम क्षेत्र है। आगे आइए, आगे देखिए, अगला है हजारीबाग का पठार। देखिए हजारीबाग का पठार, ठीक है, हजारीबाग का पठार, इसको दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, ऊपरी भाग, ऊपरी हजारीबाग का पठार, और निचली हजारीबाग का पठार। देखिए दोनों में क्या फर्क है पहले समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए, ये है हमारा निचली हजारीबाग का पठार, ये वाला ऊपर वाला भाग, यानी जो बिहार से टच कर रहा है, ठीक है, और ये निचली हजारीबाग पठार, ये ऊपरी हजारीबाग पठार है। देखिए जो दामोदर नदी के साथ ये टच कर रहा है, ठीक है ना। देखिए क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, ये 450 के मीटर के आसपास है। किसकी, निचला हजारीबाग की, नीचे है, यानी कि ऊपरी से नीचे है, और ये लगभग 600 मीटर के आसपास है। क्लियर है। देखिए रांची वाला भी था उतना ही, और ऊपरी हजारीबाग का क्षेत्र वाला भी उतना ही था, यानी कि रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार दोनों समांतर है। समांतर मीन्स क्या, दोनों की ऊंचाई सेम है, ये भी 600 मीटर है और ये भी 600 मीटर, यानी दोनों समांतर है। क्लियर है। और दोनों के बीच में जो भाग जो बहती है नदी, वो दामोदर नदी है। यानी याद रखना है कि रांची के पठार को और ऊपरी हजारीबाग पठार को कौन नदी दो भागों में बांटती है, दामोदर नदी दो भागों में बांटती है, याद रखिएगा। देखिए क्या बोला गया, ये दामोदर नदी है ना, दोनों के बीच में देखिए दामोदर नदी, यानी रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार को कौन सा नदी बांटती है, दो बराबर भागों में, यानी दो बराबर भागों में बांटने का काम कौन सा है, दामोदर नदी का काम है। क्लियर है। आगे आइए, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऊपरी हजारीबाग का 600 मीटर ऊंचा है, जबकि निचला हजारीबाग कितना है, 450 मीटर ऊंचा है। आगे देखिए, अगला क्या बोला कि देखिए ऊपरी हजारीबाग पठार दामोदर नदी के आसपास है, जबकि निचला हजारीबाग पठार कौन सा नदी है, बराकर नदी के आसपास है। बराकर नदी, क्यों बराकर नदी फेमस है जी, आप लोग पढ़े होंगे कि पारसनाथ की पहाड़ी जो किनारे से होके गुजरती है, कौन सा नदी गुजरती है, बराकर नदी गुजरती है। याद रखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी के समीप से कौन सा नदी गुजरती है, बराकर नदी गुजरती है, ठीक है। अब देखिए पारसनाथ पहाड़ी की चर्चा आ गया, तो पारसनाथ पहाड़ी कौन है, जैन धर्म का मक्का के नाम से जाना जाता है। झारखंड में जैन धर्म के मक्का के नाम से किसको जाना जाता है, पारसनाथ पहाड़ी को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जैनियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। वहाँ पे बोला जाता है कि पारसनाथ जो जैन धर्म के, ठीक है, भिक्षुक थे, उनका निर्वाण कहाँ हुआ था, उनका निर्वाण हुआ था पारसनाथ पहाड़ी में, ठीक है। उसका समेत शिखर भी के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई जो है पारसनाथ पहाड़ी की 1365 मीटर है, और फीट में बोलेंगे तो 4478 फीट। याद रखिएगा, 1365 मीटर, या तो फीट में बोलेंगे 4478 फीट, ये डायरेक्ट आंसर में आता है।
ठीक है, क्वेश्चन में दे देगा कि पारसनाथ पहाड़ी कितनी ऊंचाई है, 4478, 4480, 4482, ऐसे करके देगा। तो आपको याद रखना 4478 फीट ऊंची है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है पारसनाथ पहाड़ी? ये निचला हजारीबाग क्षेत्र में, यानी गिरिडीह क्षेत्र में। ठीक है, इधर गिरिडीह है ना जी, हम लोग वही पढ़े ना। देखिए ये गिरिडीह वाला क्षेत्र होता है, गिरिडीह वाला क्षेत्र। ठीक है ना, आगे आइए। अगला है राजमहल की पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र। राजमहल की पहाड़ी, देखिए राजमहल की पहाड़ी यहाँ पे है, ये वाला, और यहाँ पे क्या क्या है? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ठीक है, ये वाला क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और ये क्षेत्र जो है वो कितने स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है? ये 2000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कितने हैं? ठीक है, सॉरी, किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है। राजमहल की पहाड़ी कितने हैं? 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आगे देखिए, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है वह 150 से लेके 300 मीटर के बीच है। याद रखिएगा, राजमहल पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 150 से लेके 300 मीटर के बीच में है। और इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी है। याद रखिएगा, अजय नदी घाटी कहाँ पे है? राजमहल पहाड़ी के दक्षिण में है। ठीक है, और इसी राजमहल पहाड़ी के नुकीली पहाड़ियों को हम लोग टोंगरी कहते हैं, और गुंबदनुमा पहाड़ी को डोंगरी कहते हैं। देखिए नुकीली पहाड़ी कैसी होती है? ऐसी होती है नुकीली, यानी इस तरह से, इस टाइप की। तो नुकीली पहाड़ी को क्या कहा गया? टोंगरी। ठीक है, जबकि गुंबदनुमा कैसे होता है जी? इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से होगा, यानी ऐसे लीजिए ना पहाड़ी, इस प्रकार से, यानी बीच में समतल जमीन ऊपर में है। ठीक है, गुंबदनुमा पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? डोंगरी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा है? राजमहल पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए, इधर और कुछ दिया हुआ है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान का क्षेत्र के अंतर्गत इसको क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ से गंगा नदी गुजरती है, और आपको पता है कि गंगा नदी जहाँ से गुजरेगी उस जगह के आसपास के क्षेत्र को पानी और जलोढ़ मृदाओं से भर देती है, और वो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। आगे देखिए, अगला क्या है? देखिए ढालभूम। देखिए ढालभूम क्षेत्र। ढालभूम क्षेत्र कहाँ है? ये पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, और इसी के दक्षिण में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ना, तो इस क्षेत्र में यहाँ पे पाया जाता दालमा की पहाड़ियाँ। दालमा की पहाड़ियाँ का नाम सुने हैं ना? ठीक है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप पढ़े होंगे, हाथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जो एशियन हाथी है वहाँ पे संरक्षित किया गया है, यानी दालमा पहाड़ी में हाथियों के लिए ये। अगला देखिए, नीचे है कोल्हान क्षेत्र के पहाड़ी। कोल्हान क्षेत्र तो आपको पता ही है, कोल्हान क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, सिंहभूम का कुछ भाग लेता है, खरसावां का कुछ भाग ले लेता है, पूर्वी सिंहभूम का कुछ भाग ले लेता है। कोल्हान पहाड़ी इसको कहा जाता है। उसके जस्ट ऊपर चाईबासा का मैदान है। ठीक है, कोल्हान के जस्ट ऊपर कौन है? चाईबासा का मैदान है। चाईबासा के जस्ट ऊपर है पोरहाट का क्षेत्र। पोरहाट आप लोग नाम सुने होंगे, जब हिस्ट्री में जब पढ़िएगा ना तो पोरहाट का राजा के बारे में आप पढ़िएगा। तो पोरहाट किधर, कौन सा क्षेत्र में आता है? ये देखिएगा, इस क्षेत्र में आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खरसावां का क्षेत्र में। और इसके जस्ट ऊपर है पंच परगना का मैदान। देखिए पंच परगना का मैदान दामोदर बेसिन से नीचे है, ढालभूम के जस्ट बगल और पोरहाट के जस्ट बगल, ये पंच परगना का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? उत्तरी कोयल नदी बेसिन। उत्तरी कोयल नदी बेसिन मीन्स क्या? यहाँ से जब नदियाँ उद्गम होती है, उत्तरी कोयल उद्गम होती है तो सोन नदी में जाके मिलती है, और ये जो है सोन नदी झारखंड से होके जब गुजरती है, झारखंड में मिलने वाली सोन नदी पे सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन है? झारखंड की ओर से बहने वाली उत्तरी कोयल नदी। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आपस में मिलती है और उत्तरी कोयल जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। तो इस क्षेत्र को रखा गया है उत्तरी कोयल बेसिन के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है ना? तो ये क्षेत्र आप देख लीजिएगा इस प्रकार से है। और बोला गया है कि यहाँ जो पाट क्षेत्र से जो नदियाँ बहती है उत्तरी कोयल और शंख नदी है। देखिए पाट क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ कौन है? उत्तरी कोयल और शंख नदी। इसके बारे में चर्चा हम लोग जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब फिर ये काम करेगा हमारा। याद रखिए
ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला काम आप लोग को करना है कि झारखंड के मैप में कौन सा जिला कहाँ पे लोकेट है, यानी कि कहाँ पे बैठा हुआ है, उसको आपको याद करना। नहीं तो फिर आप ये सब पढ़ते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा क्या है। गंगा का मैदान पढ़ा दिए, साहिबगंज तो रट दिए, साहिबगंज रटना नहीं है, आपको समझना है। राजमहल की पहाड़ियाँ तो पता है, देवघर दुमका, ठीक है, उस जगह पे है। ठीक है, दामोदर नदी तो पता है कहाँ कहाँ से है। रांची का कुछ भाग ले लेता है, रामगढ़ लेता है, धनबाद लेता है, ठीक है, बोकारो जिला ले लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे चलता है, इसका काम है। ठीक है ना। अब क्या बोला गया कि हजारीबाग पहाड़ और रांची के पठार, ठीक है, तो कौन नदी डिवाइड करती है, तो दामोदर नदी डिवाइड करती है, याद रखिएगा। उसके साथ में रांची का पठारी भाग और ऊपरी हजारीबाग के पठारी भाग दोनों आपस में समांतर है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। पारसनाथ की पहाड़ी निचला हजारीबाग पहाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से बराकर नदी उसके किनारे से होकर के निकलती है, जिसको जैन धर्म का मक्का के नाम से पारसनाथ की पहाड़ी को जानते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है और फीट में बोलेगा 4478 फीट है। ठीक है, उसका दूसरा नाम समेत शिखर है। ठीक है ना। चलिए आगे आइए। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। निचला हजारीबाग उधर चल जाएगा। कोल्हान क्षेत्र, सिमडेगा का पठार सिमडेगा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। रांची का पठार का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आसानी से आप जवाब दे सके। नहीं तो फिर देखते रहिएगा, सर पता नहीं इतना हार्ड क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है। हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, आपका पढ़ने का तरीका गलत है। अगर आप सही तरीका से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हाँ भले ना बने, कंफ्यूजन में रह जाइएगा, मगर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन था। ठीक है यार, ये हमको बनना था मगर हम अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, कल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड में, ठीक है, अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली मीन्स क्या, झारखंड में नदियों का उद्गम किस किस जगह से होकर के बहती है, ठीक है, क्या नाम है, उपनाम है, कौन सी सहायक नदी है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे।